नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जोन में। आज के इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से काल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में ये भूमिका के बाद पहला पेज है और इस पेज से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये कोटेशन काफ़ी बार पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले जब एनटीए का पेपर आसान होता था तब कई बार इससे प्रश्न पूछे जाते थे। अभी लेवल थोड़ा अप हो गया है तो इस तरीके के आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति, जनता का चिंतन मनन सब बदलता है, उसी के साथ साथ साहित्य का जो स्वरूप होता है उसमें भी परिवर्तन होता है। तो आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। तो साहित्य का इतिहास क्या है? आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य, उसी को साहित्य का इतिहास कहते हैं। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है, अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किस विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में आचार्य शुक्ल 4 कालों में विभक्त करते हैं। पहला है आदिकाल, आदिकाल या वीरगाथा काल, जिसका समय शुक्ल जी ने माना है संवत 1050 से 1375। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल या फिर भक्तिकाल, इसका समय शुक्ल जी मानते हैं संवत 1375 से 1700। फिर उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इसका समय आचार्य शुक्ल ने माना है संवत 1700 से 1900। और उसके बाद आता है आखिरी आधुनिक काल या जिसको बोलते हैं गद्यकाल। तो गद्यकाल, इसका समय माना है संवत 1900 से 1984। तो इसमें याद रखना है कि आधुनिक काल में जो गद्यकाल है इसका समय 1900 से 1984 है, ना कि 1900 से आज तक। जैसे कुछ बच्चे कर देते हैं कि 1900 से आज तक जो चल रहा है वो आधुनिक काल चल रहा है, पर हम यहाँ शुक्ल जी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने गद्यकाल की समय सीमा संवत 1900 से 1984 तक मानी है। तो इन चारों कालों का नाम और इनका समय ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको याद कर लेना चाहिए। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे अगर भक्तिकाल और रीतिकाल को लें तो उनमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होती थी जिस ढंग से वीरगाथा काल में हुआ करती थी। तो इसमें शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि किसी एक काल में सिर्फ एक प्रवृत्ति की रचनाएं हो रही हों, उस काल में दूसरी प्रवृत्ति की भी रचनाएं थीं। जैसे कि भक्तिकाल था, रीतिकाल था, तो इनमें सिर्फ भक्ति या रीतिपरक रचनाएं ही नहीं हो रही थी, इसके अलावा वीरगाथा काल और हर तरह की रचनाएं हो रही थी। तो अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी, पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो शुक्ल जी इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक काल में सबसे पहले उन रचनाओं का वर्णन किया जाएगा जो विशेष प्रवृत्ति सूचक हैं या जिनकी रचना उस काल में सबसे ज़्यादा हुई है। उसके अलावा जो रचनाएं कम मात्रा में या फिर किसी दूसरे तरह की है उनका वर्णन उसके बाद में किया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में आदिकाल के प्रकरण 1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।